तो आज बात करते हैं एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली की। देखिए, भारत का डिफेंस सेक्टर इस वक्त रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सरकार का पूरा जोर मेक इन इंडिया पर है। कंपनियों के पास ऑर्डर्स की लाइन लगी हुई है, मतलब सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है। लेकिन एक अजीब सी बात है, कुछ सबसे तगड़े डिफेंस स्टॉक्स में इतनी भारी गिरावट क्यों आ रही है? यही तो असली सवाल है ना, कि जब बिजनेस इतना जबरदस्त चल रहा है तो फिर इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। चलिए आज इसी विरोधाभास की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इन कंपनियों के अंदर की असली कहानी क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस सेक्टर को लेकर इतना जोश है क्यों। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज ने एक ऐसी मजबूत जमीन तैयार कर दी है जिस पर यह पूरा सेक्टर खड़ा है और फल फूल रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, पैसा भी बोल रहा है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए डिफेंस पर 6.8 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका एक मोटा हिस्सा सीधा भारतीय कंपनियों की जेब में जाने वाला है, क्योंकि सारा फोकस सब घरेलू खरीद पर और मॉडर्नाइजेशन पर है। और इसका नतीजा वो तो साफ साफ दिख रहा है। प्रोडक्शन में साल दर साल 18% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है और एक्सपोर्ट्स भी 12% ऊपर गए हैं। इसका मतलब एकदम साफ है, इंडियन डिफेंस कंपनियां अब सिर्फ देश की जरूरतें ही पूरी नहीं कर रही, बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद सप्लायर बनती जा रही हैं। तो फिर सवाल वही है, अगर सब कुछ इतना बढ़िया है तो ये गिरावट क्यों? देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर दो बड़ी वजह हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और इस गिरावट के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। पहली वजह है वैल्यूएशन फटीग। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चीज की कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाए तो एक वक्त आता है जब लोगों को लगता है कि यार अब ये कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई है। डिफेंस स्टॉक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्मीदें हकीकत से कहीं ज्यादा आगे निकल गईं और फिर कीमतों ने करेक्शन लेना शुरू कर दिया। और दूसरी वजह तो बिल्कुल सीधी साधी है, प्रॉफिट बुकिंग। जिन इन्वेस्टर्स ने इन स्टॉक्स को नीचे के लेवल पर खरीदा था, उन्होंने जैसे ही मार्केट में थोड़ी घबराहट देखी, अपना मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। और जाहिर है, जब इतने सारे लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो कीमतों पर दबाव तो आता ही है। और यहां देखिए, यही वो बात है जो सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक तरफ इन कंपनियों का मुनाफा हर साल 30, 40, यहां तक कि 50% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इनके स्टॉक की कीमत 30% तक टूट चुकी है। बिजनेस ऊपर जा रहा है पर स्टॉक नीचे। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए अपनी पहली केस स्टडी पर आते हैं। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स। ये कंपनी इंडियन नेवी के लिए बड़े बड़े वॉरशिप्स बनाती है, लेकिन इन दिनों ये बाजार की तूफानी लहरों का भी सामना कर रही है। पहली नजर में देखें तो गार्डन रीच की हालत चट्टान की तरह मजबूत लगती है। कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स हैं कि वो अगले कई सालों तक पूरी तरह बिजी रहने वाली है। मैनेजमेंट को भी 25 से 30% की जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है, और वो एक साथ ज्यादा जहाज बनाने के लिए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। और इसका असर प्रॉफिट पर भी साफ दिख रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 527 करोड़ रुपए का शानदार नेट प्रॉफिट कमाया। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है। तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यही है। 527 करोड़ के मुनाफे के बाद भी कंपनी के हाथ में जो कैश आया वो था सिर्फ 16 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, मतलब कागज पर तो करोड़ों कमा लिए, लेकिन जेब में कुछ खास नहीं आया। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? और इसका जवाब छिपा है कंपनी के बिजनेस मॉडल में। देखिए, जहाज बनाने में बहुत सारा पैसा पहले ही फंस जाता है, स्टील खरीदने में, पार्ट्स में, और उन जहाजों में जो भी बन ही रहे हैं। ये पैसा बहुत लंबे टाइम तक ब्लॉक रहता है। और यही कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि ऑर्डर्स तो बड़े बड़े हैं, पर क्या वो उन्हें टाइम पे पूरा करके अपना पैसा वसूल कर पाएगी? चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी अपोलो माइक्रोसिस्टम्स पर। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये सिर्फ एक डिजाइन पार्टनर से आगे बढ़कर अब एक फुल स्केल वेपन मैन्युफैक्चरर बन गई है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। देखिए, अपोलो ने एक बहुत ही समझदारी भरा काम किया है। पहले ये कंपनी सिर्फ डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाती थी, जहां मार्जिन ज्यादा नहीं होता। अब वो बड़े स्केल पर हथियारों का प्रोडक्शन कर रही है, जहां प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। ये सच में एक गेम चेंजिंग मूव है। और इस कंपनी के इरादे बहुत बड़े हैं। मैनेजमेंट अगले कुछ सालों में हर साल 45 से 50% की ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहा है। वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 8 गुना बढ़ा रहे हैं, और एक नई कंपनी को खरीदने के बाद तो उनका रेवेन्यू डबल होने की उम्मीद है।
लेकिन इस तेज रफ्तार के साथ बड़े बड़े रिस्क भी जुड़े हैं। कंपनी को अपना पैसा वापस पाने में लगभग 450 दिन लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा वक्त है। अपने विस्तार के लिए उन्होंने नया कर्ज लिया है और जो नई कंपनी खरीदी है वो फिलहाल घाटे में चल रही है। चलिए अब हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी पारस डिफेंस को देखते हैं। ये कंपनी ऑप्टिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के एक बहुत ही खास और हाईटेक एरिया में काम करती है। पारस की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट है। कंपनी की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो ग्रोथ उस हिस्से से आ रही है जहां मुनाफा कम है, यानी डिफेंस इंजीनियरिंग से। और वहीं उनका सबसे कीमती और हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस जो कि हाईटेक ऑप्टिक्स है, वो एक तरह से पीछे छूट रहा है। भविष्य को देखें तो मौकों की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास पहले से ही 2.5 साल के ऑर्डर्स हैं और आने वाले टाइम में ये 8 गुना तक बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ खास प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये पूरे एशिया में अकेली कंपनी है। इसका सीधा मतलब है कि वो अपनी कीमत खुद तय कर सकती है। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां कुछ कम नहीं हैं। उनका जो सबसे ज्यादा मुनाफे वाला ऑप्टिक्स सेगमेंट है वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। कंपनी अपनी कमाई के लिए सिर्फ 3 बड़े कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है और बाकी दोनों कंपनियों की तरह यहाँ भी कैश को मैनेज करना एक लगातार बना हुआ सिरदर्द है। तो इन तीनों कंपनियों का विश्लेषण करने के बाद हम एक सेंट्रल पॉइंट पर पहुंचते हैं। एक तरफ है ग्रोथ के शानदार मौके और दूसरी तरफ है उतने ही बड़े रिस्क। तो इन तीनों कहानियों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कागज पर सब कुछ बहुत शानदार दिख रहा है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, ग्रोथ की कहानी जबरदस्त है, लेकिन असली चुनौती है उस कागजी मुनाफे को बैंक में रखे हुए कैश में बदलने की। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ का वादा और दूसरी तरफ है कैश फ्लो और कर्ज से जुड़े हुए बड़े बड़े जोखिम। तो इन कंपनियों की असली कीमत कहाँ छिपी है? इनके भविष्य के वादों में या फिर इनके आज के जोखिमों में? इसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद ही खोजना होगा।